तो लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो वैसे तो सिंक कर जाएगा, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर होल्ड करते हैं और उसके 100% वॉल्यूम पे अपथ्रस्ट लगता है। और जितना अपथ्रस्ट लगता है उतना वो हमको हल्का फील होती है। और इसी में मैंने दो रिजल्ट दिए थे कि अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालनी है तो वो होता है वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर। एक तो ये होता है। और दूसरा जो चेंज इन वेट होगा वो ऑब्वियस सी बात है अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसके इक्वल होगा। इतना हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। तुमने एक चीज देखी है कि जो गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं ना, वो प्योर नहीं होते, उसमें कॉपर भी मिक्स किया जाता है। मतलब गोल्ड तो होगा ही होगा, प्लस कुछ कॉपर भी मिक्स होता है। एक्चुअल में क्या है ना कि गोल्ड बहुत मेलीबल होता है, तो उसके तुम ऑर्नामेंट बना नहीं सकते। तो उसमें कॉपर मिक्स करते हो। अकॉर्डिंगली फिर उसके कैरेट डिसाइड होते हैं ना, कैरेट 22, कैरेट 24 एंड सो ऑन कह लो। अब मान लो गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी D1 दे रखी है और इसकी रिलेटिव डेंसिटी D2 दे रखी है। और ऑर्नामेंट का एयर में जो वेट है वो W1 दिया हुआ है। और वाटर में जो वेट है वो W2 दिया हुआ है। तुम्हें ये निकालना है कि जो एयर में W1 वेट है उसमें से कॉपर कितना है, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया उज्जवल? क्वेश्चन यस सर। समझ गए ना? एयर में वेट W1 है, वाटर में W2 है। तो आपको ये निकालना है कि जो एयर में W1 वेट था उसमें से कॉपर कितना है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं कि इसको ना लेट, इसको W मान लेता हूँ। मतलब इतना कॉपर है, तो इसका मतलब W1 - W ये गोल्ड रहा होगा। क्यों बताओ? नहीं है, W1 - W गोल्ड रहा होगा। ठीक, उसके बाद देखो, अब जो चेंज इन वेट होगा वो अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम। बताओ। गोपी, ये तो लगेगा, बता जो है। चेंज इन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम लगेगा। ठीक। अब चेंज इन वेट कितना है देख, W1 - W2 है। और 100% वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ कॉपर भी आएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी आएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G इफेक्टिव। बता, ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? ये बनेगी ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G इफेक्टिव। अब यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो एक्चुअल में रो वाटर है। क्यों? और G इफेक्टिव यहाँ पे G के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, अब मेन उसमें ये है कि मैंने कॉपर का वेट W लिया हुआ है। इसका मतलब अगर मुझे कॉपर का वॉल्यूम निकालना है तो देखना क्या बनेगा। हाँ, W/G, ये तो मास आ गया। बता, ये तो मास आ गया अपॉन
इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, डेंसिटी से डिवाइड कर दो, लेकिन इसकी रिलेटिव डेंसिटी D2 दे रखी है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, रो वाटर से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा D2 इंटू रो वाटर। गोपी बता ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बता कॉपर की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, D2 इंटू रो वाटर हो जाएगी ना फिर, ये हो गई कैलोरी। ये आ गया। इसी टाइप से इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा जरा बता, W1 माइनस डब्ल्यू अपॉन जी करेगा, तो ये तो इसका मास बन गया, डिवाइडेड बाई इसकी डेंसिटी करोगे, और इसकी डेंसिटी कितनी होगी बताओ जो है, D1 इंटू रो वाटर। ये हो गया, तो यहां से तुम W फाइंड कर लेना। उज्जवल बता समझ में आया कैसे करना है बेटा? बता कोई डाउट? उज्जवल यस सर, सब क्लियर। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देखो। ये सॉलिड है, इसमें कुछ कैविटी भी है, और इसकी रिलेटिव डेंसिटी तुम्हें D दे रखी है। इस सॉलिड का एयर में जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ W1, और वाटर में जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ W2। तो तुम्हें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा। क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरीके से। कैविटी मतलब बिल्कुल फ्री स्पेस हो गया। रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है सॉलिड की D, एयर में वेट W1, वाटर में W2, तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना है कितना है। फिर से इक्वेशन वही लगेगी देखो, चेंज इन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम, क्यों? अब चेंज इन वेट कितना हुआ, W1 माइनस W2। अब 100% वॉल्यूम में किस किस का वॉल्यूम आ जाएगा बता, वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी आएगा ना, ये होगा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। कोई डाउट? गोपी बता क्लियर है कि नहीं, बता यही इक्वेशन तो लगती है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन 100% वॉल्यूम, ये हो गया। अब देख, वॉल्यूम ऑफ कैविटी तो तुम्हें निकालनी है ना, ये तो पूछा हुआ है तुम्हें। अब मेन यहाँ पे कैच पॉइंट ये है ना, ये बताओ कि ये जो W1 वेट है ये पूरे का पूरा सॉलिड का ही तो है। बता गोपी, भाई कैविटी का क्या वेट होगा बता जो है, जो W1 वेट है वो पूरे का पूरा सॉलिड का होगा कि नहीं होगा बता जो है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है तो कितना होगा देख, W1 अपॉन जी किया, तो ये तो मास आ गया, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो, लेकिन डेंसिटी कितनी होगी बता जो है, D को रो वाटर से मल्टीप्लाई करेगा, D इंटू रो वाटर, ये हो गया। और यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, वाटर, और जी इफेक्टिव भी कितना है, जी के इक्वल है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड कर लेना। सो कोई डाउट है तो बता दो।
उज्जवल भाई, बता, कोई डाउट है इसमें? No, sir. नोट कर लिया? No, sir, by minute. कर फिर, जब कर लेगा तो बता देना। नोट कर लेगा तो बता देना, हाँ। Yes, sir, done. कर लिए ना? अब चलते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम्स। ये टाइप 3 चल रही थी ना हमारी, अब थ्रस्ट पे वेस्ट। टाइप 4 प्रॉब्लम्स होती हैं लेवल बेस्ड। अब लेवल बेस्ड में किसे कह रहा हूं, पहले तो ये समझो। जैसे ये कंटेनर है, इसको हम लेवल कहते हैं, जो है ध्यान रखना। एच कह लो। समझ में आ गया ना, लेवल हम किसे कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं। अब इसमें क्या होगा ना कि कुछ पहले मैं रिजल्ट दूंगा तुम्हें, उसके बाद उन रिजल्ट्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, और लास्ट में उन रिजल्ट्स को हम प्रूव कर लेंगे। समझ गए ना, ऑर्डर ये रहेगा, रिजल्ट्स पहले, उसके बाद उन पे एप्लीकेशंस, और लास्ट में प्रूफ। तो सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट वन, अगर आइस वाटर में फ्लोट कर रही है तो आइस के मेल्ट होने के बाद लेवल अनचेंज रहता है। ये है आइस फ्लोटिंग इन वाटर, लेके ना ध्यान रखना, फ्लोटिंग इन वाटर। सो आफ्टर मेल्टिंग, लेवल अनचेंज्ड। ये तो पहला रिजल्ट आ गया। रिजल्ट टू, फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन में, फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन में इसमें भी लेवल अनचेंज रहता है। अब तुम कहोगे यार, ये फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन कौन सी है? फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन ये है कि जैसे ना, ये बोट है मान लो, और इसमें वुडन पीसेस है मान लो। अब ये बताओ, अगर मैं इन वुडन पीसेस को लिक्विड में डाल दूं, तो बताओ ये फ्लोट करेंगे कि नहीं करेंगे? बता गोपी, अगर मैं वुडन पीसेस को लिक्विड में डाल दूं तो वो फ्लोट करेंगे या नहीं करेंगे? और ये बता, पहले भी क्या कर रहे थे, बोट में भी क्या कर रहे थे, फ्लोट ही तो कर रहे थे। बोट में क्या कर रहे थे, डूबे हुए थोड़ी थे, जो है ये बता, जो है बोट में भी फ्लोट कर रहे थे। पहले वो बोट की हेल्प से फ्लोट कर रहे थे, अब वो अपने आप फ्लोट करेंगे, क्यों? उज्जवल समझ में आया? पहले वो बोट में फ्लोट कर रहे थे, अब वो अपने आप फ्लोट करेंगे, बस हो गया जो है। तो इस Yes, कंडीशन sir. की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब रिजल्ट थ्री क्या होता है, सुनो।
रिजल्ट 3 होता है कि फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन में, फ्लोटिंग टू सिंक में लेवल गिर जाता है, लेवल फॉल्स। अब फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन कौन सी हुई कि जो वुडन पीसेस हैं उसको तुम स्टोन पीसेस में चेंज कर दो, वुडन जो ब्लॉक्स थे इसको तुम स्टोन बना दो। अब ये बताओ ये फ्लोटिंग टू सिंक हुई कि नहीं हुई बताओ। भाई पहले वो बोट में तैर रहे थे, क्यों नहीं है, पहले बोट में तैर रहे थे, लेकिन जब तुम पानी में डालोगे तो सिंक कर जाएंगे, क्यों, तो उस केस में लेवल फॉल कर जाता है। उज्जवल बताइए, समझ में आया। यस सर। अब लेकिन जब मैं ये रिजल्ट देता हूं ना तो कुछ बच्चे, वो बचपन में एक कहानी थी ना, कौवा वो लेके आता था बेटा जो है, उसमें पत्थर डालता था जो है, क्यों, तो उसमें लेवल बढ़ता था जो है ना, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहानी सुनी है कि नहीं, सुनी सुनी पहले बता। यस सर। कौवा बाहर से पत्थर लाता है जो है, उसमें जो है वो लेवल बढ़ने लगता है। तो वो कहते हैं सर तो ये बिल्कुल उल्टा सुल्टा ही पढ़ा रहे हैं, वहां तो लेवल बढ़ा था और यहाँ कह रहे हैं कि लेवल कम हो रहा है। तो क्या अंतर है बता, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, बता जरा। वहां पे तो लेवल बढ़ता था ना, यहाँ पे लेवल कम सर हो ये रहा है। पहले वहीं फ्लोट कर रहे थे इसलिए। हाँ, वो कौवा जो लाया था वो पत्थर से, वो ज्यादा फिजिक्स पढ़ाता बेटा जो है, वो पत्थर बाहर से लेके आता था जो है। तू बाहर से लेके पानी में डालेगा तब तो बढ़ेगा ही लेवल जो है, समझ में आ रहा है। भाई तू बाहर से अगर पत्थर लेके आएगा, मान ले यहाँ से पत्थर लेके आएगा, यहाँ से पत्थर लेके आएगा और उसको पानी में डालेगा, तब तो वो ऑब्वियस ही बात है, तब तो लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है बता, जो यहाँ पे वो ऑलरेडी पानी के अंदर तैर रहे थे बोट में, ये है क्या लेवल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक। यस सर। अब चलते हैं रिजल्ट 4। रिजल्ट 4 क्या है कि ये एक सॉलिड तैर रहा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, और मेल्ट होने के बाद ये बाद में मेल्ट हो जाता है, और फिर लिक्विड स्टेट में इसकी डेंसिटी मान लो ρ2 हो जाती है। इसमें ना फिर 3 केसेस बनते हैं। एक तो ये हुआ कि अगर ρ2 की वैल्यू ρ1 के इक्वल हो, तो फिर लेवल अनचेंज रहेगा। और जरा देखना ये वाला केस रिजल्ट 1 है या नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ, ये बता, ये वाला केस रिजल्ट 1 है कि नहीं, ये बता बेटा जो है। समझ में आ गया ना, मेल्ट होने के बाद अगर लिक्विड की डेंसिटी ρ2 बनती है, तो ρ2 अगर ρ1 के इक्वल है तो लेवल अनचेंज रहेगा। दूसरा, अगर ρ2 की वैल्यू ρ1 से ज्यादा है तो लेवल फॉल करता है बेटा, ये ध्यान रखना, उल्टा चलेगा हाँ? और तीसरी बात, अगर ρ2 की वैल्यू ρ1 से कम है तो फिर लेवल राइज करेगा। सर। हाँ, सर रिजल्ट 2 एंड 3 में सॉलिड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। वो डूबेगा तभी ना जब पानी से ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी। यस सर। तो वो तो फिर मैंने बोल ही दिया ना। फिर लेवल फॉल वगैरह उस पर डिपेंड हाँ, वो तो करेगा। डिपेंड करेगा कितना फॉल किया कितना नहीं किया, वो तो डिपेंड करेगा ही फाइनली। ओके भाई सर। अल्टीमेटली कितना गिरा नहीं कितना राइज किया, वो तो सब डिपेंड करेगा ना उस पर जो है। ये कह ले, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन ले। आइस वाटर में तैर रही है, आइस के मेल्ट होने के बाद लेवल अनचेंज्ड। फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग, लेवल अनचेंज्ड। फ्लोटिंग टू सिंक, लेवल फॉल करेगा। लेकिन इसको वो कौवे वाली कहानी से लिंक मत करना। और एक फोर्थ रिजल्ट मैंने तुमसे कहा कि सॉलिड लिक्विड में तैर रहा है और मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में उसकी डेंसिटी ρ2 हो जाती है। तो अगर ρ2 और ρ1 इक्वल होगा तो लेवल अनचेंज, ρ2 बड़ा है तो लेवल गिरेगा, और ρ2 कम है तो लेवल राइज करेगा। अब पहले इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रूफ इसके।
हमारा 12th का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनकी हम रिवीजन सीरीज लाऊंगा मैं यूट्यूब में पीवाईक्यू के थ्रू। यूरोप हमारी कंप्लीट हो गई है ना, पीवाईक्यू से रिवीजन शुरू शुरू होने वाली है जल्दी बेटा। सबसे पहला ये बताओ कि ये आइस है। हाँ सर हाँ बोल। सर आपके पास इरोडोस के सिलेक्टेड प्रॉब्लम से कोई लिस्ट है क्या? लिस्ट? सर जैसे रिलेवेंट फॉर जे डबल ई। हाँ तो वो मैंने उसमें कोरा में भी डाली हुई है, कोरा में देखना, कोरा में डाली है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वही सारे के सारे हुए हैं। कोरा में एक बार सर्च कर लेना, नहीं तो मैं स्क्रीन, गोपी तूने देखे हैं? कोरा में मैंने डाली हुई है एक पूरा जो है सीरीज डाली हुई है बेटा, कोरा में देख लेना। थोड़ा सा मेरे उस पर जाना कोरा में, उसमें मिल जाएगा, नहीं तो मैं दे दूंगा। चल मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, ओके ठीक है, सर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ये आइस है और इसमें कुछ कॉर्क के पीसेस हैं, और ये वाटर है। बताना जरा, आइस अगर मेल्ट हो जाएगी, बच्चों वाला क्वेश्चन बताओ, आइस अगर मेल्ट होगी तो लेवल क्या होना चाहिए बताओ। अनचेंज। हाँ, अनचेंज्ड। रीजन समझ में आ गया होगा, आइस के मेल्ट होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और कॉर क्या था, पहले भी तैर रहा था और बाद में भी तैरेगा, क्यों? उसमें भी लेवल अनचेंज रहता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा बताओ। आइस है, इसके बीच में स्टोन पीसेस हैं कुछ, ये वाटर है। हाँ, अब जब आइस मेल्ट करेगी तो फिर लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा, क्यों? क्योंकि आइस के मेल्ट होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टोन पीसेस पहले तो तैर रहे थे और बाद में वो सिंक कर जाएंगे, क्यों? मेरे ख्याल से इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। इसके ऊपर ना एक कॉइन है, ये H1 है और ये H2 है। कॉइन फॉल्स इन वाटर। तो बताओ H1 का क्या होगा और H2 का क्या होगा, बताओ। सर H2 विल फॉल एंड H1 विल राइज। नहीं, एक्चुअल में H1 दोनों डिक्रीज करेंगे। H2 का तो वही केस हो गया, क्यों? फ्लोटिंग टू यस सिंक सर। वाला। नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, फ्लोटिंग टू सिंक वाला हो गया। और H1 तो सीधी सी बात है ना, तू एक बात बता कि अगर मैं इसके ऊपर एक कॉइन और रख दूं मान ले, तो वो और नीचे चला जाएगा। एक कॉइन और रख दूं तो और नीचे चला जाएगा पानी में। और अगर कॉइन को निकालता चला जाऊं तो ये ऊपर नहीं उठता जाएगा, बता जो है। ये तो एक प्रैक्टिकल वाली बात है ना जो है। अगर मैं ब्लॉक के ऊपर कॉइन पे कॉइन रखता चला जाऊं तो वो पानी में और नीचे जाता जाएगा। और अगर मैं कॉइन निकालता जाऊंगा तो वो ऊपर नहीं उठेगा, बता जो है गोपी। हाँ यस सर। ये तो एक प्रैक्टिकल वाली चीज है ना बेटा, सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर तुम चढ़ोगे तो वो और पानी में नीचे जाएगा जो है, और कॉइन निकालोगे तो ऊपर उठेगा, बस होगी सीधे। ये कह लो, ठीक। अब जरा इसके प्रूफ करते हैं, तो उसी से तुम्हें फिर एग्जाम्पल्स भी समझ में आ जाएंगे ना, वो एग्जाम्पल्स ही हो गए कह लो जो है।
सर 1 मिनट नोट। कर लूँ। आज मैं तुम्हें ना एक इंस्पिरेशनल कहानी सुनाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी मैंने। गोवा का एक आईपीएस ऑफिसर है, और उसको पिछले साल, मेरे ख्याल से 1 साल पहले, मेरे को नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है, उसको 4th स्टेज का कैंसर हुआ बेटा। और कैंसर के भी कई टाइप होते हैं, उसमें भी उसको वो कैंसर था जो बहुत ही खतरनाक टाइप का है, कह लो। तो खैर एनीवे, कीमो वगैरह हुई, और एक 70.9 समथिंग कुछ रेस होती है। और उसने लास्ट ईयर वो किया था कि कीमो के बाद मैं उसको करूंगा। और वो इतनी टफ होती है ना, उसमें जैसे आपको मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर तो स्विमिंग करनी होती है, मतलब पूरा मिला के जो है। और 20 किलोमीटर मेरे ख्याल से साइकिलिंग करनी होती है, फिर रनिंग करनी होती है, फिर वॉक करना होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको कंप्लीट करना होता है। तो उसने उसको कंप्लीट किया बेटा जो है, और लास्ट ईयर ही वो जो है कैंसर से वो कर रहा था जो है। काफी इंस्पिरेशनल वो थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में देखना जो है उसको। कर लिया, नोट कर लिया। सर इंडिया में? हाँ, इंडिया में, गोवा में किया उसने भी। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखना, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। ओके सर, ये सर डन। कर लिया ना। अब चलते हैं प्रूफ। सबसे पहले मैं रिजल्ट 1 करता हूँ। आइस टू वाटर, जिसमें लेवल अनचेंज रहता था। अब देखो, ये मान लो आइस है, और इसका मास मान लो m है, और ये वाटर में तैर रहा है। अब ये बताओ, ये इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया हुआ ना। वॉल्यूम इमर्स्ड कह लो, या वॉल्यूम डिस्प्लेस कह लो, कुछ भी कह लो, ये है क्यों। अब ये बताओ कि जब फ्लोट कर रहा है, व्हेन फ्लोटिंग, तो उसमें अपथ्रस्ट वेट के इक्वल रहा होगा, क्यों। डी तो एक इक्वेशन बनती है ना, कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही है तो एक ही इक्वेशन याद रखना बस, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट, क्यों। अब अपथ्रस्ट कितना है देख, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव, और वेट हो गया mg। बता गोपी, कोई डाउट है बता जो है। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव, और वेट हो गया mg। जी से जी हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है बता। ये m/रो वाटर है, इतना है। इसका मतलब ये वाला वॉल्यूम हुआ ना बेसिकली, अगर तुम देखोगे तो ये वाला वॉल्यूम है ये। तो पानी तो केवल इतने में ही है ना, देखा जाए तो, क्यों। बता, पानी केवल इतने में है या नहीं है, बता बेटा जो है। इतने में पानी है, उतना खाली है ना अभी ये, इतने में पानी है। उज्जवल समझ में आ गया। यस सर। इतने में हो गया, ठीक है। अब सुन, अब जब ये मेल्ट कर गया, व्हेन मेल्ट, तो ये बता कि जो m वाटर है, वो, मतलब m आइस, सॉरी,
ड्रॉप करने वाला बड़ा अच्छा। और मेरे को आ गया तो अब मैं बन गया एक्सपर्ट इसमें। रब करने की कहानी मेरे को समझ में आ गई। अब ये बता कि जो एम आइस है वो एम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना? बता। एम आइस एम वाटर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा बता जो है। ये हो गया। अब ये जो एम वाटर है इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वी एफ कह लो, वो ये बताओ एम अपॉन रो वाटर होगा? बताओ इसमें कोई डाउट? गोपी भैया बता, समझ में आया कि नहीं आया? कि जब वो मेल्ट हो जाएगा तो एम मास ऑफ आइस एम मास ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे कितना पानी बनेगा बता जो है। उससे जो पानी बनेगा वो एम अपॉन रो डब्ल्यू बनेगा। अब जरा देखना ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये पिघलने के बाद, तुम ये देखो ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो हाँ क्या है देखो। ये मेल्ट होने के बाद, इतना पोर्शन मेल्ट होने के बाद ठीक इतना ही पानी बन रहा है। देख जरा, उतना मेल्ट होने के बाद ठीक उतना ही पानी बन रहा है, तो लेवल अनचेंज रहेगा कि नहीं रहेगा बता जो। उज्जवल तेरी बात समझ में आई कि नहीं आई पहले ही बता। भाई पहले हमारे पास ये था ना, ऐसे समझ तू। पहले हमारे पास इतना पानी था, इतने में पानी था, ये पानी था। और जब आइस मेल्ट हुई, ठीक है ना, जब आइस मेल्ट हुई तो उसका वॉल्यूम ठीक इतना ही बन रहा है, इतना वॉल्यूम बन रहा है, ये मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया। तो ये बता लेवल अनचेंज नहीं रहा बता जो है। उज्जवल बता, समझ में आया कि नहीं आया? आइस मेल्ट होने के बाद ठीक उतने वॉल्यूम में एडजस्ट होगी, बस हो गया जो है, तो इसका मतलब लेवल अनचेंज रहेगा। और वैसे भी एक सिंपल सी बात देखना, कि ये जैसे आइस थी ना, ये जब मेल्ट होगी तो इसका वॉल्यूम कम बनेगा, ध्यान रखना बेटा जी। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। रीजन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस। तो जब आइस मेल्ट होती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से ये वाला रिजल्ट वन। अब चलते हैं रिजल्ट टू। वो तो खैर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो मैं रिजल्ट थ्री में आता हूँ। फ्लोटिंग टू सिंक, लेवल फॉल्स। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक रिजल्ट दूंगा। ये बताओ कि अगर कोई भी चीज फ्लोट कर रही हो, इफ ए सॉलिड इज फ्लोटिंग, देन वेट ऑफ सॉलिड, ये मेरे ख्याल से तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू
वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है, बताओ। यस सर। ये मेरे ख्याल से तुम जानते होगे ना। ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी सॉलिड फ्लोट कर रहा है तो जो सॉलिड का वेट है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। इसको भी देखो यहाँ पे थोड़ा प्रूव कर देते हैं कैसे। फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट में तो मेरे को एक ही कहानी याद है बेटा, जो है वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अपथ्रस्ट। पता, बता। कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही होती है तो मेरे को एक ही चीज तो मालूम है कि वेट ऑफ सॉलिड अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। क्यों? यस सर। अब अपथ्रस्ट कितना होता है देख, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव, जो यहाँ पे जी होगा। क्यों? और मुझे एक बात बता, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू रो लिक्विड कर देता हूँ इसको, वाटर को छोड़ो लिक्विड कर देता हूँ। अब मुझे ये बता कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू रो लिक्विड, ये मास ऑफ लिक्विड नहीं हो जाएगा? बता, बता। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू रो लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसे कर दे रहा हूँ, चल बता। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये इसके इक्वल हुआ या नहीं हुआ? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ ना। और उसको जब मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जरा बताना वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बना कि नहीं बना? गोपी, बता बेटा, जो है ये बता, ये समझ में आई बात नहीं आई? कि कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही होती है तो मेरे को एक ही फॉर्मूला मालूम है कि सॉलिड का जो वेट है वो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्यों? ये बन गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और जब उसको तुम जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो बन गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वेट ऑफ सॉलिड किसके इक्वल है? वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल है। बस हो गया। उज्जवल, समझ में आ गया? यस सर। अब चलते हैं रिजल्ट 3 के प्रूफ में, इसको बेस बनाते हुए। इसमें स्टोन्स तैर रहे थे। स्टोन्स फ्लोटिंग। अगर ये फ्लोट कर रहे हैं तो इन्होंने जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो वेट ऑफ स्टोन्स के इक्वल होगा। कोई डाउट? बता, अगर स्टोन्स तैर रहे हैं तो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वेट ऑफ स्टोन्स के इक्वल होगा। ठीक। नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन डेंसिटी ऑफ स्टोन्स है, तभी तो डूबेंगे बाद में। नहीं है, बताओ, जो है लेस देन डेंसिटी ऑफ स्टोन्स है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स। इसको गोपी दे के एग्जाम्पल से बताता हूँ, ध्यान से देख। स्टोन्स की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, और जब वो तैर रहे हैं, ठीक है ना, जब वो तैर रहे हैं तो वो अपने वेट के इक्वल का
लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं और उस लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब उस लिक्विड का जो वॉल्यूम बनेगा वो स्टोन्स के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। जैसे उज्जवल एक बात बता कि अगर मैं मान ले तराजू में एक तरफ मैं बैठ जाऊं और एक तरफ मेरे से हल्की कोई चीज तू कॉटन रख दे, मान ले रुई रख दे, तो बता किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मेरा या रुई का वॉल्यूम बता। ये बता, तराजू में एक तरफ मैं बैठ गया और तूने कहा, कई बार होता है ना बच्चे बहुत वो होते हैं बेटा जो है, कई बार स्टूडेंट का टीचर का बड़ा रिगार्ड करते हैं, तो वो एक तरफ टीचर को बैठा लेते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं वो कहते हैं कि चलो सर हम आपको जो है ना गोल्ड कॉइन, तू राजा है मान ले, तू राजा बन गया जो है, तूने कहा मैं अपने गुरु को जो है गोल्ड कॉइन से वो करूंगा जो है, तो तूने लेकिन अभी अभी बना नहीं है, तू अभी सोच रहा है मतलब, ठीक है, तो तूने कहा चलो कॉइन से बात मैं करूंगा, अभी रुई रख देता हूँ एक तरफ, रुई रख देता हूँ जो है, तो बता रुई का वॉल्यूम ज्यादा होगा या मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा, बता बता उज्जवल। यस सर। राजू में एक तरफ मैं हूं, एक तरफ रुई है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा अब तक, जो रुई का वॉल्यूम ज्यादा सर रुई होगा। का। यस। तो एग्जैक्टली यहां भी हो रहा है ना, स्टोन्स ने अपने वेट के इक्वल का वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब लिक्विड डिस्प्लेस्ड का जो वॉल्यूम होगा वो स्टोन्स की वॉल्यूम से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बता जो है, ये प्रूव कर रहा हूं मैं जो है, ये हो गया। अब ये बता कि जब ये सिंक कर जाएगा, व्हेन स्टोन्स सिंक, तो फिर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स होगा, बता। भाई अगर वो पत्थर डूब जाएंगे, मान ले खुद सोच, अगर वो डूब गए बेटा जो है, तो वो कितना डिस्प्लेस करेंगे बता जो है, अपने वॉल्यूम के इक्वल डिस्प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे बता जो है। तो इसका मतलब पहले केस में अगर तू देखेगा, पहले ये था, अब ये है, तो फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये ज्यादा था, इसका मतलब लेवल क्या हो जाएगा बता जो है, गिर जाएगा बस हो गया। एक बार स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। कोई भी चीज अगर तैर रही होती है तो एक ही इक्वेशन बनती है, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अपथ्रस्ट, और ये जो वेट ऑफ सॉलिड निकल के आता है वो आता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसके इक्वल आता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब स्टोन तैर रहे थे तो वो एक ऐसे लिक्विड में तैर रहे थे जिसकी डेंसिटी कम थी, और उन्होंने अपने वेट के इक्वल का लिक्विड डिस्प्लेस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो ज्यादा होगा, रुई वाला एग्जांपल हो गया सीधे सीधे। लेकिन जब स्टोन्स डूब जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो केवल अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, तो इसका मतलब पहले वाले केस में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस था वो ज्यादा था, तो लेवल गिर जाएगा, बस हो गया। गोपी बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, गोपी तू कहाँ चला गया, समझ में आ गया बेटा जो है। तो फाइनली मेरे को ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, सुन ले। जब भी कोई सॉलिड तेरे को तैरता हुआ दिखाई दे तो एक ही इक्वेशन लगाना, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अपथ्रस्ट। दूसरा, सॉलिड का वेट और लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा उसका वेट इक्वल होगा। अब स्टोन्स जब तैर रहे थे तो ऐसे लिक्विड में तैर रहे थे जिनकी डेंसिटी कम थी, और उनको अपने वेट के इक्वल का लिक्विड डिस्प्लेस करना था, मतलब एक तरीके से रुई डिस्प्लेस करनी थी अपने वेट के इक्वल, तो वो ज्यादा डिस्प्लेस किया हुआ उन्होंने, और जब वो डूब जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने वॉल्यूम के इक्वल का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, तो पहले केस में उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, तो लेवल गिर जाएगा। अब चलते हैं रिजल्ट 4। ये सॉलिड था हाँ,
और इसका मास मान लो m था। चल तू भी क्या याद रखेगा, कल भी हॉलीडे रहेगा। गोपी तू भी कभी कभी बता दिया अगर ऐसे, ये कह रहा है कल भी हॉलीडे रखना है, कल भी हॉलीडे रहेगा, चल कोई बात नहीं। तो इसका मास मान ले m है बेटा जो है, ठीक। और इसकी डेंसिटी ρ1 है। अब ये बता कि जब वो फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटिंग में तो मैं एक ही चीज जानता हूँ बेटा, बस अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। क्यों, कोई भी अगर फ्लोटिंग कंडीशन हो मुझे एक ही इक्वेशन याद आती है, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। अब देख अपथ्रस्ट कितना हो गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और वेट हो गया एम जी। तो जी और जी तो हो गए कैंसिल, इसका मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो m अपॉन ρ1 आ गया। कोई डाउट उज्जवल, बता नो बेटा जो है, ये सही हो गया। अब ये बता जब वो मेल्ट कर जाएगा, तो जो m सॉलिड है वो m लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। क्यों, और इस लिक्विड की डेंसिटी मैंने ρ2 दे रखी है, क्यों नहीं है, इस लिक्विड स्टेट में डेंसिटी ρ2 दे रखी है। तो इसका मतलब वॉल्यूम फॉर्म्ड कितना हुआ जरा बताओ, वॉल्यूम फॉर्म्ड वी एफ कह लो, वो बताओ m अपॉन ρ2 हुआ। बताओ उज्जवल, ठीक है ना, m/√2 हुआ। अब यहीं से देख ले, बस हो गया कि अगर ρ2 की वैल्यू ρ1 से ज्यादा हो मान लो, तो वॉल्यूम फॉर्म्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस से कम है या नहीं है बता, देख जरा, ये बता वॉल्यूम फॉर्म वॉल्यूम डिस्प्लेस से कम है, ठीक। तो इसका मतलब लेवल गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा बता, बस हो गया। उज्जवल समझ में आया नहीं आया, यस वो जो आइस और वाटर वाला केस था उसमें तेरे को याद होगा वॉल्यूम फॉर्म्ड और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल था, तो इसलिए लेवल अनचेंज था। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम बना है वो वॉल्यूम डिस्प्लेस से कम आ रहा है, तो इसका मतलब लेवल क्या हो जाएगा होता जो है, गिर जाएगा, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से अपथ्रस्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ तुमसे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। सबसे पहली बात, प्रेशर तुम जानते हो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और मैंने वेक्टर स्केलर में बताया था तुम्हें स्केलर होता है, क्यों। तीसरी बात, थोड़ा यूनिट्स की बात कर लेते हैं, हाँ। एसआई यूनिट तो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यों, पहली बात। 1 पास्कल, जिसको हम 1 PA भी कहते हैं, वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वैसे तो हमारा मेन तो इसी में आता है, लेकिन अगर कहीं पे 1 बार लिखा हो बेटा, ये वो वाला बार नहीं है जहाँ लोग गंदी कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, ये 10⁵ पास्कल होता है, हाँ? और एक तुम जानते होगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ई ए, ये अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यों? ये तो सिंपल चीज है ना। और एक चीज और है बेटा, एक ना कभी कभी हो सकता है तुम्हें ये भी दिखाई दे कि गेज प्रेशर, ये होता है एब्सलूट प्रेशर। माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो जो समझ में आया, गेज प्रेशर जो होता है वो एब्सलूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है। यहां तक तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सर एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब? एब्सलूट प्रेशर मतलब एब्सलूट, बस। एब्सलूट का मतलब एब्सलूट है, बस, हो गया। और क्या है, जितना एक्चुअल में है, मतलब एक्चुअल वाली बात होगी ना। अब एक बात बता कि जो एब्सलूट प्रेशर होता है, एब्सलूट प्रेशर, इट कांट बी नेगेटिव। हाँ, तेरे को याद है मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, और एब्सलूट प्रेशर है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकते। कभी याद है कि नहीं, है बता जो है। यस सर। याद आ रहा है ना। टेंशन हो गई, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, एब्सलूट प्रेशर हो गया, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकते। उनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, ये बता। उनकी जो मिनिमम वैल्यू जीरो। हो सकती है वो जीरो हो सकती है, बस, हो गया। हाँ, मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। लेकिन गेज प्रेशर कुछ भी हो सकता है ना। गेज प्रेशर ये जीरो भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, और ये माइनस भी हो सकता है, बस। ये कह दिया। जैसे एक सिंपल सी बात देखना, ये है हाइट के फॉर्म में, तेरे को सही समझ में आ जाएगा ना। जैसे मान ले यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अब तू ये बता कि तेरा अगर एक्चुअल प्रेशर ये है, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन ये बता गेज प्रेशर नेगेटिव है कि नहीं है, बता जो है। बता। यस सर। एब्सोल्यूट से कम है ना बेटा, जो मतलब एटमॉस्फेरिक से कम है, कह ले जो है, क्यों। और अगर तू यहां पर है, मान ले इस जगह पे है, तो इस जगह पे क्या है बता जो है, एब्सोल्यूट तो प्लस होगा ही होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे गेज प्रेशर भी क्या है बता जो है, ऊपर है, तो क्या है बता जो है, गेज प्रेशर भी पॉजिटिव है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो ना गेज प्रेशर क्या है बेटा जो है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप कितना ऊपर या फिर कितना नीचे हो। क्यों? समझ में आ गया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे हो, वो चीज है बेसिकली जो है। अब चलते हैं 6 पॉइंट। अब कहानी थोड़ा सीरियस हो जाएगी। हाँ, अभी तक तो हंसी मजाक चल रही थी। एक्चुअल में क्या है ना, देख बताऊं मैं तेरे को, कि जैसे मान ले मुझे यहाँ पे देखना है बेटा जो है, ठीक है, इस जगह प्रेशर देखना है। तो इस जगह पे क्या होगा ना, चारों तरफ से जो प्रेशर होगा वो सेम होगा बेटा। मतलब ऐसे समझ ले तू
कि मान ले मैं एक सरफेस ऐसे रखूं तो यहां से इधर को प्रेशर होगा, या यहां पे मैं ऐसे रखूं तो ऊपर से नीचे को प्रेशर होगा, या कह ले ये सरफेस है तो इसमें नीचे से ऐसे भी प्रेशर होगा, और या अगर मैं उसको लेफ्ट साइड से देखूं तो वो इधर से प्रेशर होगा। कुछ समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? ये बता, यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट सरफेस देखूं ना, देखिए जैसे ये है बेटा जो है, इसमें चारों तरफ से प्रेशर क्या होगा, देख यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस टाइप से हर तरफ से प्रेशर क्या है बेटा जो है, इस पे इक्वल लगा होगा, बस हो गया। अबे उल्लू गधा, एक बात बता, ये तेरे कान हैं ऐसे समझ ले कुछ कुछ तो। ये 10 न्यूटन से मैंने इधर खींचा तेरे को, और 10 न्यूटन से इधर खींचा। अब तू ये बता, तू टेंशन कितना कहता है? ना तो 20 कहता है, ना 0 कहता है, तू कितना कहता है बता? 10 कहता है या नहीं कहता है बता? गोपी, जरा बता बेटा जो है। तो वही वाली चीज कुछ यहाँ पे हो गई, बस हर तरफ से प्रेशर क्या है बता जो है, हर तरफ से प्रेशर इक्वल है, बस हो गया। और वैसे भी एक सिंपल सी बात सोच ना तू, सिंपल सी बात ये सोच कि ये सरफेस है, दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो डिस्प्लेस करेगा। ये यूनिट एरिया मान लेना तू, एक बात बता, ये मान ले मैंने यूनिट एरिया ले लिया यहाँ पे, यूनिट एरिया, ये F1 फोर्स है मान ले, ये F2 फोर्स है, तो ये बता F1 और F2 इक्वल नहीं होने चाहिए? उज्जवल, जस्ट मैंने एक सरफेस ले ली मान ले यहाँ पे ना, ऐसे मान ले जो है, क्यों? यस सर। F1 और F2 इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर मान ले F1 ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, F2 ज्यादा हो जाएगा तो राइट साइड में चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बता जो है? ये हो गया। और इसी टाइप से अगर मैं ऊपर और नीचे में देख लूं, हर तरफ से देखना तू, भाई यहाँ पे अगर देखूं तो ऊपर से अगर इस पे F3 फोर्स आ रहा है, और नीचे से मान ले F4 समझ फोर्स आ रहा है, तो F3 और F4 भी इक्वल नहीं होने चाहिए बता जो है, एंड सो ऑन। कुछ समझ में आ यस रहा है कि सर। नहीं आ रहा है? मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ बेटा, ये बता जो है, समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? जैसे तेरे मुंह पे वही वाली बात होगी ना बेटा जो है, तेरे मुंह पे मैंने इधर से भी और इधर से भी इक्वल फोर्स लगा दिया, तो एक तरीके से मैं तेरे को अगर कहूँ कि मुंह को मैंने कितने फोर्स से कंप्रेस किया हुआ, अगर तू देख, अगर मैं कहूँ कि कितने फोर्स से मैंने कंप्रेस किया हुआ है, तो मैं कहूंगा मैंने तेरे को F4 से कंप्रेस किया हुआ है, ये करिए। तो बस फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर वो उसको प्रेशर कह देते हैं, बस समझ गए ना? ये है। अब चलते हैं 7th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। है छोटी सी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है सुना, जैसे मान ले इधर तो एटमॉस्फेयर है बेटा, और यहाँ पे प्रेशर P0 है, और अगर मैं यहाँ से एच डेप्थ नीचे जाऊं तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, वो होता है P0 + ρgh होता है। ये बात को मैं प्रूव भी करूंगा। अब ये तुम समझ लो कि P0 + ρgh ये होता है यहाँ पे प्रेशर, रो इसकी डेंसिटी है।
अब गोपी जरा इसको देख के बता कि P वर्सेस H ग्राफ क्या बनना चाहिए, बता। हाँ, ये बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन, क्यों? और यस इसका जो इंटरसेप्ट होगा सर, पी नॉट। वो तो P नॉट होना होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो रो इंटू जी होगा, क्यों? बता। नहीं, यस मतलब सर। इसका स्लोप क्या होगा, रो इंटू जी होगा, लेकिन स्लोप यहाँ पे डीपी अपॉन डीएच हुआ एक तरीके से ना। इसमें तो कोई डाउट डाउट नहीं है ना। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, देख। ये एच है, ये पी है, तो ये इस टाइप का बनेगा, बस हो गया। सॉरी। अब देखना मेरे को कैसे आया बेटा। तो मैं अब समझ में आ गई कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है बेटा। यहाँ पे है पी नॉट, और ये हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच। कोई डाउट है उज्जवल? इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, वो देख क्या है। नोट कर लिया? सर 1 मिनट। हाँ, कर ले कर ले। हाँ, वो तो बात है ही, और क्या। यस सर, डन। कर लिया ना? ठीक है। अब देख, सबसे पहला, ये तो खैर जो वो कह रहा है गोपी वो तो ही है, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। एक तो ये हो गया। हाँ, वो एक्चुअल में अभी बताता हूँ। फिर वो एक्चुअल में क्या होता है ना, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती बेटा। बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा ना अगर तू, तो फिर वो यहाँ पे जो रो आ रहा है ना बेटा, ये रो, ये फिर बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहती ना। ये कम हाइट के लिए तो ठीक है बेटा जो है, फिर रो भी वेरी कर जाएगी ना अगर तू ऊपर जाएगा जो है। यस सर। तो ये है के लिए जो है, एक तो ये हो गया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। दूसरा, ये बता डीपी अपॉन डीएच, ये स्लोप था, और वो रो इंटू जी था। और ये बता, ये इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट डेप्थ है, बता। बता, डीपी अपॉन डीएच का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट डेप्थ है कि नहीं है, बता जो है। यही तो बना कि नहीं, मतलब बता जो है, यूनिट डेप्थ में इतना हुआ, ठीक। इसका मतलब चेंज इन प्रेशर इन एच डेप्थ, वो फिर रो जी एच हो जाना चाहिए ना। बता भाई, यूनिट डेप्थ में अगर मान ले रो जी का चेंज हुआ है, क्यों? यूनिट डेप्थ में अगर रो जी का चेंज हुआ है, तो ये बता कि एच डेप्थ में प्रेशर में कितना चेंज होना चाहिए, बता। रो जी एच के इक्वल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता जो है। क्लियर है ना? ठीक। और ये यहां से भी निकल के आ रहा है ना, एक सिंपल सी बात है। ये बता, पी एट हाइट एच इक्वल टू पी नॉट
प्लस रो जी एच है, जिसको मैं पी कह रहा था। तो यहां से भी तू देख, पी माइनस पी नॉट कितना निकल के आ रहा है बता जो है, पी माइनस पी नॉट रो जी एच के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है। इसी को तो डेल्टा पी कह रहा हूं मैं। पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। डेप्थ के साथ में प्रेशर बढ़ता है, यूनिट डेप्थ में प्रेशर में रो जी का चेंज होगा। इसका मतलब एच डेप्थ में प्रेशर कितने का चेंज होगा बता जो है, एच डेप्थ में प्रेशर में चेंज होगा रो जी एच का। उज्जवल, उज्जवल बाबू बताओ, कोई डाउट है इसमें। नो सर। अब तू मेरे से कह रहा होगा ना, कह रहा होगा कि यार सर तो कहते हैं बड़ी मजेदार बात बताऊंगा और ये करूंगा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये तेरे दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन जरूर। अब तो तीसरी बात देख बेटा जो है, देखना हाँ। डेल्टा पी एच ये रो जी एच के इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं रो एयर देखूं तो वो टेंडिंग टू जीरो हुआ ना एक तरीके से। क्यों? डेंसिटी ऑफ एयर तो बहुत छोटी होती है ना बेटा जो है। क्यों? डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम होती है कि नहीं होती है बता जो है। ठीक। इसका मतलब जो डेल्टा पी एच है ये टेंडिंग टू जीरो है, प्रोवाइडेड एच इज नॉट टू लार्ज। बता, समझ में आया या नहीं आया बेटा बता। कि एच यस हाइट सर। में जो प्रेशर का चेंज होता है वो रो जी एच के इक्वल हो जाता है। गोपी बता बेटा जो है, एच हाइट में प्रेशर का जो चेंज होता है वो रो जी एच के इक्वल होता है। और एयर की जो डेंसिटी है वो टेंडिंग टू जीरो है। इसका मतलब एयर में अगर तू देखेगा तो डेल्टा पी एच टेंडिंग टू जीरो होगा, प्रोवाइडेड एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई ना हो। ठीक। तो यहां से मैंने कंक्लूजन ये निकला कि फॉर स्मॉल हाइट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बता, उज्जवल बता, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बता। यस सर। सर लार्ज एच मीन्स लाइक हाउ मच हाइट? है सर एच की वैल्यू सर कहाँ तक ले सकते हैं जहाँ पे चेंज नहीं होगा ऐसे फिर कुछ से? नहीं हो, तेरे को 10 मीटर 20 मीटर ऐसे होगा। देख अभी फिगर में बना रहा हूँ तब तेरे समझ में आ जाएगा। बस हो गया। क्या है सर, ये एवरेस्ट है मान ले। हाँ, एवरेस्ट की हाइट मालूम है तेरे को करीब करीब कितनी है। यस सर, 8,000 मीटर समथिंग। हाँ बिल्कुल सही कहा, 8,800 है मेरे ख्याल से ना। क्यों? यस सर। मीटर। और जो नैनीताल की हाइट है करीब, चल यहीं पे तू भी कर ले। नैनीताल अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ, 2 किलोमीटर है। और अभी हम ले गए थे ना, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली थी बेटा 3.5 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, और ये मान ले 8.8 किलोमीटर हो गई यहाँ करीब करीब। तो एक जस्ट तू आइडिया लगा सकता है क्या है। अब देख ध्यान से देखा, यहाँ पे 2 माले का मकान है बेटा जो है। एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग एक ये है। लेकिन ये वाली हाइट तो छोटी है ना फिर। क्यों भाई? बिल्डिंग है ना ये तो। बिल्डिंग कोई किलोमीटर में थोड़ी होती है। क्यों भाई? बुर्ज खलीफा की सबसे ज्यादा होगी, या कोई और अभी तो खैर बन गई है, कुछ और बिल्डिंग बन गई है। उनकी भी कोई किलोमीटर्स में थोड़ी होती है जो है। क्यों नहीं है? ये हो गया। अब मुझे ये बताना, तब तेरे समझ में आ जाएगी अपने आप बात। कि मान ले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। क्या मैं 1 से लेके 5 तक प्रेशर इक्वल ले सकता हूँ अप्रोक्सीमेट? क्यों? ये बता।
एक माले में, दूसरे माले में, तीसरे माले में, चौथे माले में, पांचवें माले में प्रेशर इक्वल ले सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली। क्यों? यस सर। अब समझ में आ गया तेरे क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, कि अगर हाइट बहुत ज्यादा ना हो तो तू फर्स्ट फ्लोर में रहता है, सेकंड फ्लोर में रहता है, थर्ड फ्लोर में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वहां प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, पी नॉट रहेगा। लेकिन जो P6 है ये फिर काफी कम होगा। क्यों? P1 और P2 एक्सेट्रा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ज्यादा होगा ना? अबे उल्लू गधा, कम होगा। ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। तू जब पहाड़ में जाता है तो प्रेशर ज्यादा होता है क्या? नो है? सर। पहाड़ में जाता है तो प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है बेटा जो है? प्रेशर कम होता है जो है। और तूने एक चीज एक्सपीरियंस की है कि जब तू पहाड़ में जाएगा ना, जब उधर जाएगा तो कई बार क्या होता है, नोज से ब्लड निकलने लगता है बेटा जो है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है, कि तुम्हारे जो वेन है ना उसके अंदर तो प्रेशर वही है, तुम्हारी आदत है पी नॉट की। और वहां प्रेशर कम हो गया, मतलब बाहर प्रेशर कम है और तुम्हारे अंदर प्रेशर ज्यादा है। हाँ, बॉडी प्रेशर ज्यादा है। तो तभी तो ब्लड निकलने लगता है वहां से जो है बेटा जो है। और नोज से इसलिए निकलता है बिकॉज नोज की जो वेन्स होती हैं वो सबसे वीक होती है ना, कुछ इस टाइप से। वो तो मेडिकल में तू फिर बता देगा। ये कर ले डायलेट, हाँ वो जो भी है जो है। कुछ समझ में आई बात नहीं आई? ठीक। अब लेकिन मेरे को ये बता कि अगर ये फर्स्ट फ्लोर में तूने एक एक्वेरियम रख दिया मान ले, बहुत कम छोटी सी हाइट है इसकी वजह से देखा जाए तो बेटा जी, लेकिन इसमें पानी है। ठीक है, ये वाटर है। अब इसमें बता कि अगर मान ले जो है सपोज कर अलग अलग पॉइंट्स हो तो क्या तू प्रेशर इक्वल कहेगा? फिर ये बता जो है, ये तो बहुत छोटी हाइट है देखा जाए तो। ये जैसे मान ले 7 है, ये 8 है, तो क्या प्रेशर 7 और 8 पे इक्वल होगा? हाँ बेटा, P7 is not equal to P8. P8 will be more than P7। लिक्विड में प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा बेटा जो है, हाइट या डेप्थ के साथ में। लेकिन गैस में जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे चेंज होगा। गोपी समझ में आया? तेरे नहीं आया बेटा? ये बता, लिक्विड में जो प्रेशर होगा चेंजेस फास्ट विथ डेप्थ और हाइट, कुछ भी कह लो। क्यों? बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड नॉट, मतलब नॉट नेग्लिजिबल, हाँ, नॉट स्मॉल। लेकिन गैस में जो प्रेशर होगा चेंजेस स्लोली, बिकॉज रो गैस ये टेंडिंग टू जीरो होती है। क्लियर हो या नहीं हुआ बेटा जो है? गोपी, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है? समझ गए ना? कि पहले माले में रहे, दूसरे माले में रहे, तीसरे माले में रहे, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा। लेकिन अगर एवरेस्ट पे चला जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और पहले माले में ही अगर पानी के अंदर जाएगा तो फिर बहुत तेजी से चेंज होगा। समझे ना? फिर बहुत तेजी से चेंज होगा। और एक पॉइंट और है, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में करेंगे। फोर्थ, यूनिट ऑफ प्रेशर। कई बार ना ऐसे भी लिखी जाती है बेटा, हाइट ऑफ सम लिक्विड। इस फॉर्म में भी लिखी जाती है, ध्यान रखना।
जैसे तुमने ये पढ़ा हुआ कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, बता। ये सुना तो होगा ना यस तुमने? सर, यस सर। नहीं होता, 76 सेंटीमीटर मरकरी होता है। तो इसको तुम्हें जब प्रेशर में चेंज करना है ना, तो तुम सीधे सीधे रोजीएच कर दो बेटा जो है, फिर यहां से तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बता, रो में किसकी रखूंगा? मरकरी की। हाँ, मरकरी की डेंसिटी मेरे ख्याल से जानते होगे 13.6 इंटू 10⁻³ होती है। यस सर। जी को तुम रख दो 9.8 और एच को रख दो 0.76 मीटर। हाँ, तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्रेशर की एक यूनिट हाइट ऑफ सम लिक्विड भी होती है, और अगर तुम्हें उसको प्रेशर में चेंज करना है रो जी एच अप्लाई कर देना, बस यहां से हो जाए। और इसका वैसे मतलब क्या है गोपी, तेरे को बताऊं बेटा? इसका मतलब क्या है देख, तेरे सर पे मैंने 76 सेंटीमीटर मरकरी रखा, बस 76 सेंटीमीटर मरकरी रखा। हाँ, ये तो हो गया गोपी। और मैंने उज्जवल के सर पे पूरा एटमॉस्फेयर रख दिया बेटा, ये पूरा जितना भी है 80 किलोमीटर जितना भी है बेटा जो है, होल एटमॉस्फेयर। तो दोनों सेम प्रेशर वो करेंगे, समझ गए ना? ये 1 है मान ले, ये 2 है, तो P1 और P2 दोनों इक्वल होंगे। मतलब समझ में आ गया उज्जवल? यस सर। तेरे सर पे मैं 76 सेंटीमीटर मरकरी रख दूं या पूरा एटमॉस्फेयर रख दूं, जहां तक एटमॉस्फेयर है बेटा जो है, दोनों का इंपैक्ट तेरे सर पे इक्वल आएगा जो है, ये इसका मतलब है जो है। ठीक, बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्म में, डे आफ्टर टुमारो। ओके, बाय एंड थैंक यू। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा।